हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक का नाम है हमारे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इसमें हम देखेंगे जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है इसकी शुरुआत कहाँ से और किस प्रकार हुई। और ये हमारे अंग्रेज़ों का टाइम था, तो अंग्रेज़ों के टाइम से मानी जाती है, लेकिन वहाँ से इसमें किस प्रकार सुधार होते 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 आज की जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वहाँ तक हमने विकास किया है। तो इसकी जो चरणबद्ध तरीके से हम इसको अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार। शुरुआत करते हैं कि आधुनिक भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास औपनिवेशिक काल से लेकर वर्तमान समय तक, कब से लेकर कब तक, जब हमारा औपनिवेशिक काल था तब से लेकर वर्तमान समय तक कई चरणों में हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है ये एक ही झटके में शुरुआत हो गई है। इसमें क्या है, बहुत सारे चरणों में बहुत सारा विकास हुआ है। इसमें क्या, ब्रिटिश शासन की नीतियों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उठाए गए कदमों, स्वतंत्र भारत में किए गए सुधारों, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बात करें कंपनी शासन, जब 1900 क्या जो हमारे 1600 के आसपास में जो कंपनी शासन आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इन्होंने ही क्या है शिक्षा के विकास के लिए कोई प्रयास किए नहीं थे शुरुआत में। क्यों? क्योंकि ये व्यापार के लिए आई थी भारत के अंदर, तो उन्होंने, इनका उद्देश्य भारत के अंदर शिक्षा का प्रसार नहीं था। तो कंपनी ने आरंभ में शिक्षा के विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य भाई धीरे धीरे क्या है, फिर कंपनी के जैसे जैसे कंपनी का व्यापार बढ़ने लगा तो उन्हें क्या है कि यहाँ पे व्यापार को करने के लिए और यहाँ के प्रशासन को संभालने के लिए कर्मचारी और लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी। जबकि उन्हें इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी। क्यों? क्योंकि जो भारतीय थे वे क्या थे कि अंग्रेजी भाषा के प्रति अनुकूल नहीं थे, या फिर उनको अंग्रेजी भाषा बिल्कुल नहीं आती थी। तो उनको एक बेसिक कार्य करने के लिए क्या, उनको शिक्षा की ज़रूरत पड़ी। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा आधुनिक शिक्षा का प्रचार का मुख्य उद्देश्य केवल क्या था, शिक्षित भारतीयों को छोटे जो प्रशासनिक पद थे उन पर नियुक्त करना था। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या है, इसके लिए बाहर से कर्मचारी मंगाने पड़ते थे। तो वो चाहते थे कि यहीं के जो भारतीय है उनको थोड़ी बहुत शिक्षा दे दी जाए, ताकि उनका उपयोग वो छोटे छोटे जो प्रशासनिक पद है, छोटे छोटे चाहे हवलदार हो, पटवारी हो, या कोई भी छोटे छोटे पद हैं उन पर लगाया जा सके। तो यही उनका प्राइमरी उद्देश्य था जब ये आधुनिक शिक्षा की शुरुआत होती है। तब चरणबद्ध तरीके से इनकी बात करते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षण संस्थाओं की बात करेंगे। 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की जाती है। किसके टाइम पे? हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा क्या किया जाता है, कलकत्ता में एक मदरसा है, इसकी स्थापना की जाती है। कब? 1781 में। आप इसे याद रखेंगे, 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की जाती है। फिर 1791 में बनारस में जो संस्कृत हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ पे? बनारस में संस्कृत हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। फिर सन 1800 में, कब? सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज है, उसकी कलकत्ता में स्थापना की जाती है। क्या फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है कलकत्ता में सन 1800 में। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। क्या? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है कलकत्ता के अंदर सन 1800 में। बात करें ये हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज की, तो कंपनी के जो असैनिक अधिकारी है, क्या कंपनी के असैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु इसे स्थापित किया गया है। क्या? कंपनी के असैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया, लेकिन इसे सन 1802 में बंद करना पड़ा। क्या? सन 1802 में इसे बंद करना पड़ा। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में तो शुरू किया, 2 साल बाद इसको बंद करना पड़ा। ध्यान रखना, 1800 में हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसकी स्थापना की जाती है। फिर 1820 में डेविड हेयर, कौन थे? डेविड हेयर एक डच गणितज्ञ थे, उनके द्वारा कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1820 के अंदर क्या किया जाता है, डेविड हेयर ने कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बिशप कॉलेज की स्थापना हमारे कलकत्ता में की। किसके द्वारा की गई है? डेविड हेयर के द्वारा। कब? 1820 में। फिर 1817 में, कब? 1817 की बात करें तो 1817 में राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, इन तीनों ने मिलकर, किसने? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, इन तीनों ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आप इसे याद रखेंगे, 1817 में हमारे राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बाद में हिंदू कॉलेज की बात करते हैं। हिंदू कॉलेज क्या था? पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने वाला पहला संस्थान था। क्या? पाश्चात्य जो शिक्षा पद्धति थी
तो उस पर शिक्षा देने वाला पहला संस्थान माना जाता है किसे, हिंदू कॉलेज को, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज का दर्जा दे रखा था। क्या, लॉर्ड डलहौजी ने जिसे प्रेसिडेंसी कॉलेज का दर्जा दे रखा था, किसे, हिंदू कॉलेज को। इसकी स्थापना किसने की, 1817 में हमारे राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने। फिर आता है 1834। तो 1834 में बॉम्बे में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना की गई। कब, 1834 में बॉम्बे में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1835 में हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पे, कलकत्ता में क्या है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में। फिर ये 1849, तो ये 1949 नहीं है, 1849 है, आप इसे याद रखेंगे, 1849 में, ठीक है। तो 1849 में जेईडी बैथुन ने, किसने, जेईडी बैथुन ने बालिकाओं के लिए, किसके लिए, बालिकाओं के लिए कलकत्ता में एक स्कूल खोला। बाद में डलहौजी ने, जो लेडी डलहौजी थी, लॉर्ड डलहौजी की वाइफ, उन्होंने बैतुल महाविद्यालय बना दिया। जो ये बैथुन स्कूल खोला था 1849 के अंदर, उसे बैथुन महाविद्यालय, बैथुन कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया, और ये बालिकाओं का कॉलेज था। फिर 1847 में, कब, 1847 में टॉमसन ने, किसने, टॉमसन ने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। किसने, टॉमसन ने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। कब, 1800। इसके बाद क्या आता है, हमारे सेरामपुर मिशनरी है, तो सेरामपुर मिशनरी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। किसने, सेरामपुर मिशनरी ने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। तो ये तो हमने देखी कुछ जो शुरुआती दौर के अंदर जो शिक्षण संस्थान खोले गए थे उनके बारे में। तो इसमें लास्ट के कौन से थे, हमारे टॉमसन ने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की रुड़की के अंदर 1847 में, और सेरामपुर मिशनरी क्या करती थी, हमारी शिक्षा के क्षेत्र में काम करती थी। एक खास बात देखें, जैसे हमारे आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है, चार्ल्स ग्रांट को। क्या, चार्ल्स ग्रांट को जो हमारे आधुनिक शिक्षा है उसको जन्मदाता माना जाता है। दीदी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको यही बताना है, चार्ल्स ग्रांट। तो अब शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले अब तो हमने शुरुआती शिक्षण संस्थान देख लिए। अब देखेंगे हमारा 1813 का चार्टर। ये जो 1813 का चार्टर आया था, तो इस अधिनियम में पहली बार ब्रिटिश शासन ने, पहली बार क्या किया गया, ब्रिटिश शासन ने भारतीय शिक्षा के लिए, कि भारतीयों को कुछ शिक्षा देनी है, इसके लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष राशि के आवंटन की बात की। 1 लाख रुपए हर साल हम भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। ये पहली बार बात किसने की, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा ये पहली बार बात की गई। इसने क्या किया, ईसाई धर्म प्रचारकों को स्कूल खोलने की अनुमति दी, कि भैया आप भारत के अंदर स्कूलें खोलिए और अपने धर्म प्रचार तो करना ही करना, साथ ही साथ शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करना। भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा देने की दिशा में ये पहला कदम था। क्या था, भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा देने की दिशा में ये पहला कदम साबित होता है। कब, 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो। अब आप देख सकते हैं 1813 में 1 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया जाता है, कि हर साल 1 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है भारतीयों को शिक्षा देने के लिए। और 1833 आ जाता है, 1833 आ जाता है, ना तो कोई विकास होता है, ना ही कोई इसके अंदर 1 लाख रुपए खर्च किया जाता है, और ये केवल कागज़ों में ही बातें चलती रहती है। ये केवल आवंटित भी नहीं किया जाता और किसी को दिया भी नहीं जाता और शुरुआत भी नहीं होती, और ऐसे करते करते 1833 भी आ जाता है। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो क्या कहता है, 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार शिक्षा के प्रचार की रकम है, इसको 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि 1 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया है। जब वो 1 लाख भी नहीं दे रहे तो 10 लाख भी नहीं दे रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। ये तो 2 चार्टर एक्ट तो हमने देख लिए। 13 वाले में तो 1 लाख का प्रावधान किया गया था, और 33 वाले में 10 लाख का प्रावधान कर दिया गया 1 लाख से बढ़ाकर। अब देखते हैं हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय शिक्षा का किस तरह विकास हुआ था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के क्या क्या प्रयास थे। सबसे पहले दिक्कत आती है आंग्ल प्राच्य विवाद। क्या, आंग्ल प्राच्य विवाद की बात करें तो 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के विकास के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, ये हमने देख लिया था। अब इसके 10 साल निकल जाते हैं, कितने, 10 साल निकल जाते हैं, कितने, 23 आ जाता है। कब, 23 आ जाता है, और 23 तक कोई सुध नहीं ली जाती। क्यों, क्योंकि भारतीय के प्रति उनकी वैसे भी नकारात्मक मानसिकता थी। तो 1823 में लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया। क्या, 1823 में लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया। जब प्रावधान किया गया उसके भी 10 साल बाद एक लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया, और इसमें ये पूछा गया कि जो भारतीयों पर 1 लाख रुपए तो खर्च करेंगे, 1 लाख रुपए खर्च करके उनको शिक्षित तो किया जाएगा, लेकिन शिक्षा
किस भाषा में दी जानी चाहिए? क्या शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? अब ये सवाल बहुत बड़ा था। क्योंकि भारतीय को भारतीय की भाषा में शिक्षा दी जाए या फिर आंग्ल या फिर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। तो इसके समाधान के लिए 1823 में लोक शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। समिति की बात करते, इस समिति में कितने सदस्य थे? इस समिति में हमारे 10 सदस्य हुआ करते थे। और इन सदस्यों में क्या आंग्ल तथा प्राच्य, क्या आंग्ल तथा प्राच्य मतलब आंग्ल मतलब अंग्रेजी भाषा और प्राच्य मतलब संस्कृत और फारसी, इन भाषाओं को लेकर विवाद हुआ कि हमारी जो शिक्षा है तो शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। फिर हमारे 10 सदस्य थे, 10 में से 5 सदस्य तो इसके पक्ष में रहे कि अंग्रेजी भाषा है उसमें शिक्षा दी जानी चाहिए। अन्य जो 5 थे वो प्राच्य भाषा के समर्थक थे। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि 1823 में जो लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया था उसमें किस किस के पक्ष में अपना मत दिया, तो अंग्रेजी के समर्थक में कौन कौन थे? खुद हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड मैकाले, हेनरी मुनरो, एल्फिंस्टन, ट्रेवेलियन, राजा राम मोहन राय। अब आप देख सकते हैं इसमें हमारे राजा राम मोहन राय भी अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। और प्राच्य समर्थक की बात करें तो इसमें जेम्स प्रिंसेप का नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। जो हमारे एंशिएंट इंडिया में जो हमारे अशोक के अभिलेख थे, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? हमारे जेम्स प्रिंसेप को ही जाता है। उन्होंने हमारे अभिलेखों को पढ़कर ये बताया था कि उन अभिलेखों में क्या क्या लिखा हुआ। थॉमस प्रिंसेप, विल्सन, तो ये क्या थे? हमारे प्राच्य समर्थक थे, मतलब हिंदी भाषा तो नहीं है लेकिन संस्कृत और फारसी के समर्थक थे कि ये शिक्षा पद्धति संस्कृत और फारसी में दी जानी चाहिए। तो अंग्रेजी समर्थक तुम्हारे लॉर्ड विलियम बेंटिक, मैकाले, हमारे मुनरो, एल्फिंस्टन, ट्रेवेलियन, राजा राम मोहन राय। और प्राच्य समर्थक थे हमारे जेम्स प्रिंसेप, थॉमस प्रिंसेप और विल्सन। बात करें ये समस्या हो जाती क्यों? क्योंकि 10 सदस्य में 5-5 के वोट से दोनों खारिज हो जाती है बात। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए थॉमस मैकाले को इस विवाद को समझाने के लिए थॉमस मैकाले को 1833 में जो हमारे लोक शिक्षा समिति है इसका अध्यक्ष बनाया जाता था। आप ये देख सकते हैं 13 में 1 लाख का प्रावधान किया गया। कितना? 1813 में 1 लाख का प्रावधान किया गया। 23 में लोक शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। क्या लोक शिक्षा समिति का गठन किया जाता है? कब? 23 में। और 33 तक विवाद चलता रहता था। अब देख सकते हो कि 20 साल तक कुछ भी नहीं होता है। और जबकि 20 साल बाद 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें 1 लाख की राशि को बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया था। तो आप देख सकते हो कि ये 1 लाख का प्रावधान तो केवल कागज तक ही रहा। लेकिन 33 में आके एक समिति थी ये लोक शिक्षा समिति, तो इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है किसे? थॉमस मैकाले को 1833 में इस समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है ये जो समस्या है इसका समाधान कीजिए। अब बात करें थॉमस मैकाले की, तो थॉमस मैकाले हमारे कार्यकारी परिषद थी, हमारे गवर्नर जनरल की, उसके विधि सदस्य थे, लॉ मेंबर हुआ करते थे। और साथ ही साथ हमने अभी देखा तो 1833 में लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है और विधि आयोग का अध्यक्ष तो थे ही वे। तो इस तरह वो एक बहुत इंटेलिजेंट और टेक्निकल आदमी थे। क्या थे? टेक्निकल आदमी थे। कौन? थॉमस मैकाले। अब उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हमारे मैकाले का जो टपकन सिद्धांत या निस्पंदन सिद्धांत या छनन या रिसाव सिद्धांत उन्होंने इस समय दिया 1833 में। बात करें 2 फरवरी 1835 को मैकाले स्मरण पत्र या मैकाले मिनट जारी किया जाता है, क्योंकि 33 में अध्यक्ष बनते हैं, 2 साल का समय लेते हैं और फिर उन्होंने दिमाग लगा के बताया कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं मैकाले स्मरण में पत्र या मैकाले मिनट। कब? 2 फरवरी 1835 को। और इसी में मैकाले ने अपना सबसे प्रसिद्ध जो सिद्धांत था निस्पंदन सिद्धांत वो दिया इस मैकाले मिनट के अंदर। अब हम बात करेंगे इस सिद्धांत के अंदर क्या प्रावधान थे। इस सिद्धांत के बारे में देखें तो इस सिद्धांत के अनुसार उच्च वर्ग के जो भारतीय हैं, क्या उच्च वर्ग के जो भारतीय हैं उनको अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा दी जानी चाहिए। भिक्षा नहीं है, शिक्षा। वैसे तो भिक्षा ही एक तरह की उस टाइम की शिक्षा भिक्षा ही हुआ करती थी, लेकिन वह भिक्षा नहीं है, शिक्षा दी जाएगी। और उच्च वर्गों को जो शिक्षा दी जाएगी तो ये शिक्षा टपक टपक कर जनसाधारण तक पहुंचेगी। अर्थात एक तरह से उन्होंने इस तरह का सिद्धांत दिया कि जो हमारे उच्च वर्ग है उसको जो हमारे 10 लाख का प्रावधान किया गया है उसके अंतर्गत शिक्षा दी जाएगी। अब उनकी जिम्मेदारी होगी, जो उच्च वर्ग है उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो जनसामान्य है उनकी शिक्षा के प्रावधान वो करेंगे। एक तरह से टपकने के बात यही आती है कि जो हमारे उच्च वर्ग है उनकी जिम्मेदारी है कि निम्न वर्ग है तो निम्न वर्गों की शिक्षा का प्रावधान करने की जिम्मेदारी उच्च वर्ग की होगी। एक तरह से उन्होंने ये कह दिया। तो टपकने की जिम्मेदारी किनको दे दी? उच्च वर्ग को। तो इस सिद्धांत के अनुसार उच्च वर्ग के जो भारतीय हैं
उनको अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा दी जाएगी। उच्च वर्ग से ये शिक्षा टपक टपक के जनसाधारण तक पहुंच जाएगी। धीरे धीरे देखें तो 7 मार्च 1835 को इस सिद्धांत को सरकार ने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि इससे एक तो सरकार के पास वैसे भी शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से क्या कहते हैं संसाधन भी सीमित थे, क्योंकि 10 लाख रुपए थे और 10 लाख रुपए में उनको सबको शिक्षित करना था, तो सबको शिक्षित नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने जो मैकाले का सिद्धांत था, टपकन सिद्धांत, इसको स्वीकार कर लिया। कब? 7 मार्च 1835 को। कालांतर में गवर्नर जनरल ऑकलैंड के द्वारा इसे लागू किया गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल बनते अगले कौन? ऑकलैंड। तो ऑकलैंड के द्वारा ये जो हमारा टपकन सिद्धांत है इसको लागू कर दिया गया और इस तरह 1835 में अंग्रेजी को भारत की प्रशासनिक भाषा बना दिया गया। क्या 1835 में जो हमारी अंग्रेजी भाषा है तो इसको भारत की प्रशासनिक भाषा बना दी गई। न्यायालय की बात करें तो न्यायालय में फारसी के स्थान पे स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मुद्दा यही आता था। क्यों? क्योंकि न्यायालय में जब मुद्दे आते थे तो जो सामान्य जन होते थे वे अपनी भाषा में बातचीत करते थे। तो उन्होंने कहा कि चलो न्यायालय को आप माफ़ करते हैं, क्योंकि प्रशासनिक रूप से तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा सभी जगह, लेकिन न्यायालय को इसके लिए छूट दी गई कि न्यायालय में क्या फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता था। न्यायालय में क्या फारसी के स्थान पर क्या स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता था। अब बात करते हैं अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी गई, लेकिन इसके मूल कारण क्या थे? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लोक शिक्षा समिति के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रशासन के अंदर अंग्रेजी भाषा लागू करने के क्या क्या कारण थे, तो पहला कारण आता कंपनी को इससे क्या सस्ते कर्मचारी मिलते थे। क्या कंपनी को वैसे सस्ते कर्मचारी चाहिए थे? कंपनी क्या है अपने प्रशासनिक सुधारों को आसानी से लागू करना चाहती थी। कंपनी क्या चाहती थी? अपने जो प्रशासनिक सुधार थे उनको आसानी से लागू करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि पहले जब वो लागू करती थी तो जनता उनके सुधारों को समझ ही नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती थी क्या? हमारे लैंग्वेज प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अंग्रेज अपनी भाषा में समझाते थे लेकिन जन सामान्य उनको समझ नहीं पाते थे। तो उनको ऐसे कुछ बिचौलिए चाहते थे वो जो दोनों भाषाओं को समझे, कि अंग्रेजी को भी समझे, साथ ही साथ जो स्थानीय भाषा हैं उसको भी समझे। तो इससे कंपनी क्या अपने प्रशासनिक सुधारों को आसानी से लागू कर सकती थी। तो कंपनी अपने प्रशासनिक सुधारों को आसानी से लागू करना चाहती थी। शिक्षा के माध्यम से भारतीय की मानसिकता बदली जाए। शिक्षा के माध्यम से क्या भारतीय की मानसिकता बदली जाए ताकि वो अंग्रेजी शासन के समर्थक बन जाए। क्यों? क्योंकि जब उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी तो उनकी जो बुक्स है उसमें केवल अंग्रेज़ों की और अंग्रेजी शासन की अच्छी बातें मतलब उनकी बढ़ाइयाँ की जाएगी। और नेपोलियन ने भी यही कहा है, मतलब सभी ने ये कहा है कि यदि आप शिक्षा पे कंट्रोल कर लेते हो तो आप लोगों के दिमाग पर और मानसिकता पर कंट्रोल कर सकते हो। तो अंग्रेज़ों ने भी यही सोचा क्यों ना हम शिक्षा के माध्यम से जो भारतीय है उनको कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने के बाद क्या होंगे, जितने भी भारतीय होंगे वो शिक्षित होंगे और वो अंग्रेजी शासन के मुरीद या समर्थक बन जाएंगे। उनको कभी भी नहीं लगेगा कि जो अंग्रेजी शासन है वह क्या है उनका शोषण कर रहा है, बल्कि वो मानेंगे कि वह शासन क्या है उनके लिए वरदान की तरह साबित होगा। अंग्रेजी शासन के कारण क्या भारतीय क्या अंग्रेजी संस्कृति के समर्थक बन जाएंगे, और धीरे धीरे जो अंग्रेजी समर्थन संस्कृति है जिसमें हमारे कैप है, टोपी है, पतलून है। पहले हमारे देश के अंदर पतलून नहीं हुआ करती थी, पतलून हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद हमारी संस्कृति में पतलून शब्द आया। कोट, पतलून, हैट, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारतीय संस्कृति के अंदर समाहित हो गई। तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण क्या भारतीय अंग्रेजी संस्कृति के समर्थक बन जाएंगे, जिससे अंग्रेजों का व्यापार वाणिज्य भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें जब तक नहीं बिकेगी जब तक भारतीय की संस्कृति में वो समाहित नहीं होती वो चीज़ें। इस शिक्षा से जो अंग्रेजी शिक्षा है इससे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना भी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ईसाई धर्म के जो हमारे मूल सिद्धांत है उनको समझा पाना भी आसान हो जाता है। तो इससे क्या है, इस शिक्षा से अंग्रेजी शिक्षा से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना आसान हो जाता है। अगला आता हमारा 1854 का वुड डिस्पैच। 1854 का वुड डिस्पैच आता है, तो वुड डिस्पैच के बारे में बात करें तो देखिए वुड डिस्पैच में क्या हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ 1854 में। कब? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय चार्ल्स वुड के नेतृत्व में चार्ल्स वुड के नेतृत्व में हमारी शिक्षा में सुधार किए गए। तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय हमारे चार्ल्स वुड के नेतृत्व में शिक्षा में सुधार किए गए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वुड डिस्पैच कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसके प्रणेता कौन थे, हमारे चार्ल्स वुड। और उस समय चार्ल्स वुड क्या था, हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष हुआ करता था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें दो ग्रुप हुआ करते थे।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल में से एक था। तो उसका अध्यक्ष कौन था उस समय? चार्ल्स वुड। तब हम देखेंगे वुड डिस्पैच के कुछ प्रावधानों के बारे में। वुड डिस्पैच में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे 1854 में। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या था? भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना इसका पहला उद्देश्य था। क्या था इसका उद्देश्य? भारत में पाश्चात्य शिक्षा का, पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना। दूसरा, मैकाले का जो टपकन सिद्धांत था इसको समाप्त करना। जो मैकाले का टपकन सिद्धांत है इसको समाप्त करना। तो इसने क्या किया? मैकाले का टपकन सिद्धांत को समाप्त कर दिया। फिर 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, इसकी शुरुआत की गई। तो 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके द्वारा कौन कौन से? प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में ही दी जाए। इनका ये सुझाव था क्या कि प्राथमिक शिक्षा है वो तो मातृभाषा में दी जाए। माध्यमिक शिक्षा जो 5वीं से 10वीं के बीच में हो तो वो तो अंग्रेजी में और स्थानीय दोनों भाषाओं में दी जानी चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, 5वीं से नीचे की, और 5वीं से 10वीं तक की, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा कहते हैं, ये अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में दी जानी चाहिए। उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी में दी जानी चाहिए। जो हायर एजुकेशन है 10वीं से ऊपर की, वो एजुकेशन क्या है? हमारी अंग्रेजी भाषा में ही दी जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रत्येक जिले में क्या है? एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल खोले जाने चाहिए। क्या है? हमारे माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल खोले जाने चाहिए। फिर हमारे 5 प्रांतों, जो 5 प्रांत है उनमें शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए। क्या 5 प्रांतों में शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए? तो 5 प्रांत थे, तो 5 प्रांतों में शिक्षा विभाग स्थापित किया जाएगा और इन शिक्षा विभागों में कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे। जो कमिश्नर क्या करेंगे? गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। ये जो कमिश्नर है सीधा किसको रिपोर्ट करेंगे? हमारे गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे टीचर ट्रेनिंग, जो हमारे बीएड करते हैं, तो बीएड के लिए जो हमारे टीचर ट्रेनिंग स्कूल होते हैं, तो उसी टाइम उन्होंने ये कह दिया था वुड डिस्पैच के अंदर कि हमारे टीचर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाने चाहिए। तो शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उसी समय से ये देख लीजिए कि टीचर को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने मान लिया था उस समय। फिर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा है, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इनके अनुसार क्या? महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ निजी प्रयासों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा और इसके के लिए अनुदान भी दिए जाएंगे। तो उस समय उन्होंने कहा जो उच्च शिक्षा है, उस शिक्षा के लिए क्या है? स्कूलें स्थापित की जाएगी और स्कूलें और कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और इसमें निजी जो प्रयास होंगे उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। यदि कोई खोलता है तो उन्हें अनुदान भी दिया जाएगा। इसी क्रम में हमारे 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। कहाँ हमारे? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटियाँ, ये विश्वविद्यालय खोले गए। कब? 1857 में। अब क्या है कि हमारे वुड डिस्पैच था, तो वुड डिस्पैच में बहुत सारी बातें की गई। इसी वजह से हमारे वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति है वो भी कहीं ना कहीं हमारे वुड डिस्पैच से मेल खाती है। मेल खाती है मतलब यहीं से हमारी मिलती जुलती है। फिर आते हैं हमारे 1882 से 1883 के बीच में हंटर आयोग। क्या? हंटर शिक्षा आयोग की बात करें 1882 से 1883 के बीच में, तो ये पहला भारतीय शिक्षा आयोग था। ये क्या? पहला भारतीय शिक्षा आयोग था। 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति है इसकी समीक्षा करने के लिए, क्या 1854 में हमारा जब वुड डिस्पैच आया था, तो वुड डिस्पैच के बाद भारतीयों की शिक्षा में कुछ तरक्की हुई या नहीं हुई, इसको चेक करने के लिए हमारे हंटर शिक्षा समिति आयोग भी का गठन किया गया, या हंटर आयोग कह सकते हो आप। तो हंटर शिक्षा आयोग का गठन 1882 से 1883 में किया गया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 में भारत में शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग बनाया गया और इस आयोग ने क्या? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सुधारों पर बहुत ज़्यादा बल दिया। इन्होंने क्या किया कि प्राथमिक और जो माध्यमिक शिक्षा है इनके सुधारों को कहा कि इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। अब देखिए जो ये हमारा हंटर आयोग था, तो इसकी कौन कौन सी सिफारिशें थी। इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा सरकार के द्वारा ही दी जानी चाहिए, इसमें निजी क्षेत्र को शामिल नहीं करना चाहिए। या प्राथमिक शिक्षा तो सरकार के द्वारा ही दी जानी चाहिए और इसका उत्तरदायित्व किसको दिया जाना चाहिए? जो हमारे स्थानीय निकाय है, नगर पालिका और जिला बोर्ड, इनको दिया जाना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा का दायित्व ये संभालेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए और इसका उत्तरदायित्व क्या? स्थानीय निकायों मतलब नगर पालिका और जिला बोर्ड को दिया जाना चाहिए। अब इसके लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए क्या, जितना भी पैसा आता है उस पर क्या एक उपकर लगाया जाना चाहिए। जो हमारी शिक्षा के लिए उपकर का सेस वो लगाया जाना चाहिए। आज भी जो हमारे इनकम टैक्स है उसमें क्या सेस लगाया जाता है।
क्या सेस लगाया जाता है, शिक्षा पर उपकर लगाया जाता है। तो वो देख लीजिए, तब से ही ये हमारे हंटर आयोग तब से ही लग रहा है और आज भी हमारी शिक्षा पर उपकर लगता है, शिक्षा के लिए उपकर लगता है हमारे इनकम टैक्स में। फिर माध्यमिक शिक्षा 2 प्रकार से दी जानी चाहिए। जो हमारा हंटर आयोग था, हंटर आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा 2 प्रकार की होनी चाहिए। एक तो हमारी चाहिए वोकेशनल एजुकेशन, मतलब व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, जो सीधे किसके लिए होनी चाहिए, रोजगार के लिए। दूसरी होनी चाहिए हमारी साहित्यिक शिक्षा या लिटरेचर एजुकेशन, ये हमारी होनी चाहिए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए। भाई जो जिसके नंबर कम आते हैं तो उनको तो क्या है, रोजगार के लिए व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, और साहित्यिक शिक्षा के लिए शिक्षा उनके लिए होनी चाहिए जो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करें। फिर देखिए, उच्च शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा का निजीकरण कर देना चाहिए, मतलब निजी व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान दिए जाने चाहिए। क्या होना चाहिए, निजी प्रयास है, इनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया जाना चाहिए, अनुदान दिए जाना चाहिए। फिर प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर भी महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमारे 5 प्रेसिडेंसी नगर है उन्हीं में शिक्षा दी जाए, उनके बाहर भी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हमने हंटर आयोग देखा, तो हंटर आयोग के जो सुझाव है इन पर प्रांतीय सरकारों ने कार्य किया। तो हंटर आयोग थे, हंटर आयोग के सुधारों पर प्रांतीय सरकारों ने कार्य किया और अगले 20 वर्षों में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा में अभूतपूर्व विस्तार किया, मतलब खूब ज़्यादा प्रसार किया। आयोग के जो सुझाव थे उन पर पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बनाए गए। ध्यान रखना, इसी हंटर आयोग है, हंटर आयोग के सुझाव पर ही हमारे पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बनाए गए थे। अगला आता हमारा रेलवे कमीशन, जिसे हम विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। कब, 1902 में। क्या रेलवे कमीशन की सिफारिश पर हमारा विश्वविद्यालय आयोग बनता है। तो अब देखते हैं इसका अध्यक्ष कौन था रेलवे कमीशन का। तो जब रेलवे कमीशन है तो नाम में थॉमस रेले ही होंगे। 1902 में इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे। कौन कौन, एक तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और एक थे जस्टिस गुरदास बनामी। ठीक है, तो हमारे जस्टिस गुरदास बनर्जी है, ये गुरदास बनर्जी। तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और सैयद जस्टिस गुरदास बनर्जी, ये 2 व्यक्ति जो भारतीय थे, ये हमारे रेलवे कमीशन था 1902 में, उसमें शामिल थे। अब 1901 में हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा पर चर्चा करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया था। क्या, 1901 में विश्वविद्यालय शिक्षा पर चर्चा करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया था और उन्हीं पे कहा गया कि हम एक काम करते हैं कि रेलवे कमीशन का गठन करते हैं और रेलवे कमीशन क्या करेगा, अपनी सिफारिशें देगा और उन सिफारिशों के आधार पर ही हम क्या करेंगे, एक विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करेंगे। और जो हमारा रेलवे कमीशन था तो इसमें 2 भारतीय थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और हमारे जस्टिस गुरदास बनर्जी। तो आप समझ गए होंगे। इसमें शुरुआत में देखते हैं 1901 में क्या किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा पर चर्चा करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन में तय करना था कि हम किस तरह से विश्वविद्यालय शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। अब उन्होंने सोचा कि इस पर ज़्यादा ध्यान देना तो ठीक नहीं है, इसके लिए हम क्या है, एक कमीशन बना देते हैं। कमीशन बनाया गया जिसमें हमारे थॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 में एक कमीशन बनाया गया जिसे थॉमस रेले कमीशन कहा गया। अब थॉमस रेले कमीशन की बात करते हैं। इस आयोग में, इस कमीशन में हमारे 2 भारतीय सदस्य थे। कौन कौन, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। क्या, जस्टिस गुरदास बनर्जी इसके सदस्य थे। आपसे पूछ लिया जाए तो कौन कौन से 2 भारतीय थे, तो जस्टिस गुरदास बनर्जी इसके और सैयद हुसैन बिलग्रामी 2 सदस्य थे भारतीय। अब आयोग था, आयोग ने 1904 में अपनी सिफारिशें दे दी और सिफारिशें देने के बाद 1904 में हमारे विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया गया। विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया जाता 1904 में। अब बात करेंगे विश्वविद्यालय अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए। पहला था विश्वविद्यालय द्वारा सीधी शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या, विश्वविद्यालय द्वारा सीधी शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए कॉलेज नहीं बननी चाहिए बल्कि विश्वविद्यालय द्वारा सीधी शिक्षा दी जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों में प्रयोगशाला और पुस्तकालय स्थापित किए जाने चाहिए। क्या क्या, विश्वविद्यालयों में प्रयोगशाला और पुस्तकालय स्थापित किए जाने चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों के सीनेट में सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी ताकि उन पर कंट्रोल बनाया जा सके। विश्वविद्यालय में कंट्रोल बनाने के लिए क्या है, उनके सीनेट में सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी। विश्वविद्यालय को क्षेत्राधिकार गवर्नर जनरल तय करेगा कि विश्वविद्यालय किन किन क्षेत्रों में कितना कितना कार्य करेंगे। तो ये कौन तय करेगा, ये हमारे गवर्नर जनरल के द्वारा तय किया जाएगा। निजी कॉलेजों को विश्वविद्यालय से मान्यता लेने की शर्तों को कठोर कर दिया गया। यदि कोई निजी कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज की विश्वविद्यालय से मान्यता लेने की जो शर्तें थी उनको कठोर कर दिया गया। और देखिए, विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या, विश्वविद्यालयों में क्या, शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो लॉर्ड कर्जन थे,
तो लॉर्ड कर्जन क्या है, कॉलेज के छात्रों में बढ़ रही जो राष्ट्रवादी भावनाएं थे उनको कुचलना चाहते थे। लॉर्ड कर्जन क्या थे, कॉलेज के छात्रों में बढ़ रही जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी उनको कुचलना चाहते थे, इसलिए उसने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया था। जो यूनिवर्सिटियाँ थी उन पर जो गवर्नमेंट कंट्रोल है उसको बढ़ा दिया था। क्यों? क्योंकि वो उन पर जो उनकी जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी छात्रों की उनको कुचलना चाहते थे। 1910 में भारत सरकार ने शिक्षा विभाग की स्थापना की। 1910 में क्या किया गया, भारत सरकार ने शिक्षा विभाग की स्थापना की और विभाग का एक सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में प्रतिनिधित्व करता था। जो शिक्षा विभाग था तो इस विभाग का एक सदस्य क्या था, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसका प्रतिनिधित्व भी करता था। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा जो आंदोलन है इसको बढ़ावा किस तरह दिया गया। क्या राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन है इसको बढ़ावे की बात करें तो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के विरोध में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, या ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के विरोध में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। 1905 में हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की और 1918 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान के प्रयासों से होती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन को बढ़ावा देने के शिक्षण संस्थान थे। अब हम देखेंगे हमारी शिक्षा नीति पर जो राष्ट्रीय प्रस्ताव है 1913 का, उसके बारे में। क्या शिक्षा नीति पर जो राष्ट्रीय प्रस्ताव आया था 1913 का, उसके क्या क्या प्रावधान थे। तो उस नीति की बात करें, पॉलिसी की, तो हमारे इसमें निरक्षरता समाप्त करने पर जोर दिया गया, शिक्षा में निजी प्रयासों पर बल दिया गया, प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा हर प्रांत में एक एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, तो इस बात पर उन्होंने जोर दिया। 1917 में हमारे सैडलर आयोग का गठन किया जाता है। किसका? 1917 में हमारे सैडलर आयोग का गठन किया जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए इसको गठित किया गया था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिस वजह से वहाँ राष्ट्रवादी भावना को उदय हो रहा है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक तरह से सैडलर आयोग का गठन किया गया 1917 में। इसने क्या किया, इसने स्कूल और विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच में तालमेल बैठाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको स्कूल और यूनिवर्सिटी दोनों पर बेहतर तालमेल के रूप में कंट्रोल बनाना चाहिए। आयोग का मानना था कि अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना जरूरी है। क्या? उन्होंने कहा कि यदि आप विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करना चाहते हो तो माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना जरूरी है। इसने 1904 के जो विश्वविद्यालय अधिनियम है उसकी भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं था। और सैडलर आयोग ने कहा कि जो विश्वविद्यालय अधिनियम था यह ठीक नहीं था। अब उन्होंने कुछ सिफारिशें दी। सैडलर आयोग की सिफारिशों की बात करें तो उन्होंने कहा कि 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद, क्या 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद में विश्वविद्यालय में प्रवेश होना चाहिए, कम से कम इतनी पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। फिर विश्वविद्यालय से पृथक मतलब अलग इंटरमीडिएट कॉलेज होना चाहिए, क्या विश्वविद्यालय से अलग या पृथक इंटरमीडिएट कॉलेज होना चाहिए और इसकी परीक्षाओं के संचालन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना आप, विश्वविद्यालय से पृथक अलग इंटरमीडिएट कॉलेज होना चाहिए और इसकी परीक्षाओं के संचालन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन होना चाहिए। स्नातक पाठ्यक्रम 3 साल का होना चाहिए, 3 साल का स्नातक पाठ्यक्रम होना चाहिए। महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्या? महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और अध्यापक प्रशिक्षण पर भी बल दिया जाना चाहिए। तो सैडलर आयोग है, सैडलर आयोग की हमारी 5 सिफारिशें थी। पहला, 12 वर्ष की जो स्कूल शिक्षा है और इंटरमीडिएट शिक्षा है उसके बाद एक यूनिवर्सिटी में प्रवेश हो। दूसरी बात, जो विश्वविद्यालय से अलग एक इंटरमीडिएट कॉलेज होना चाहिए और इसकी परीक्षाओं का संचालन के लिए क्या बनना चाहिए, एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनना चाहिए। ग्रेजुएशन या स्नातक की बात करें तो कम से कम 3 साल का होना चाहिए। खास कर देखें तो महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने विशेष कहा कि महिलाओं की शिक्षा होनी चाहिए और टीचर ट्रेनिंग मतलब अध्यापक प्रशिक्षण पर उन्होंने बल दिया। फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया। क्या? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया और केंद्रीय अनुदान उसके लिए बंद कर दिया गया। इसके लिए फिर अब बनती है हमारे अगले 1929 में हर्टोग समिति बनती है। अब हर्टोग समिति की कुछ सिफारिशों के बारे में देखते हैं। 1929 में हर्टोग समिति की बात करें तो उन्होंने क्या सिफारिशें दी। पहली सिफारिश थी प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने क्या किया, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। दूसरे, अनिवार्य शिक्षा की निंदा की, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे थे अनिवार्य शिक्षा है उसकी उन्होंने निंदा की। व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाए, इन्होंने कहा कि व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जानी चाहिए। विश्वविद्यालय की शिक्षा उन्हें ही दी जानी चाहिए जो योग्य हो, नहीं तो हर किसी को नहीं देनी चाहिए। तो हमारी ये
हरटोक समिति है। हरटोक समिति हमारे 1929 की है। 1929 की, तो इसके 4 प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, अनिवार्य शिक्षा की निंदा की, मतलब खासकर प्राथमिक शिक्षा की। व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जानी चाहिए और विश्वविद्यालय की शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए जो इसके योग्य हो। तो हरटोक समिति की सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1935 का गठन होता है। क्या हरटोक समिति है? तो हरटोक समिति की सिफारिश के आधार पर ही हमारी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1935 में इसका गठन होता है। फिर बात करते हैं बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना, जो हमारे महात्मा गांधी जी की थी। तो महात्मा गांधी जी ने 1937 में, कब? महात्मा गांधी जी ने 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का गठन किया गया। क्या अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का गठन हुआ और वहाँ पे उन्होंने बुनियादी शिक्षा, जो बेसिक है, ये बेरिक नहीं है, बेसिक एजुकेशन की वर्धा योजना दी। तो वर्धा योजना की बात करें तो वर्धा योजना कब दी गई? 1937 में, जब हमारा अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हो रहा था। तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा बच्चों को 7 साल तक तो मातृभाषा में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा 7 साल तक मातृभाषा में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने नई तालीम, मतलब बेसिक एजुकेशन की संकल्पना दी कि ये 7 साल की जो एजुकेशन मिलेगी उसे नई तालीम या बेसिक एजुकेशन कहेंगे। इसमें क्या, हाथ से काम करने और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। जो वर्धा योजना थी उसमें ये कहा गया जो हमारे बच्चे हैं उनको क्या है, हाथ से काम करने और व्यावसायिक शिक्षा, इस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन अचानक की क्या, हमारा दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। इसी वजह से हमारी वर्धा योजना लागू नहीं हो पाती। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, इसी वजह से क्या हमारी वर्धा योजना लागू नहीं हो पाती। फिर आती है हमारी सार्जेंट योजना 1944 में। ये क्या कहती है हमारी, ये कहती है देश में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। क्या, देश में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। 6 से 11 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या, 6 से 11 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। 11 से 17 वर्ष तक क्या 6 साल की अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या, 11 से 17 साल तक की 6 वर्ष की अतिरिक्त शिक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए। एकेडमिक और जो व्यावसायिक शिक्षा है इसके लिए 2 प्रकार के विद्यालय होने चाहिए। एकेडमिक और व्यावसायिक शिक्षा के लिए 2 प्रकार के विद्यालय होने चाहिए। अब हम देखेंगे हमारे अगला राधाकृष्णन आयोग, ये विश्वविद्यालय आयोग 1948 से 1949। तो इस आयोग ने क्या विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट दी थी और इन्होंने कहा विश्वविद्यालय से पहले 12 वर्ष तक का अध्ययन होना चाहिए। तो राधाकृष्णन आयोग 1848 से 1949 में इन्होंने कहा विश्वविद्यालय में आने से पहले बच्चे क्या 12 वर्ष तक का तो अध्ययन करके आए। हर साल जब भी वो पढ़ाई करे तो 1 साल में कम से कम 180 दिन की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। 1 साल में कितनी, प्रत्येक एकेडमिक सत्र में कितने 180 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए। उच्च शिक्षा क्या होनी चाहिए, समवर्ती सूची का विषय होना चाहिए। उच्च शिक्षा क्या होना चाहिए, समवर्ती सूची का विषय होना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए स्नातक की उपाधि जरूरी नहीं है। प्रशासनिक सेवा की यदि परीक्षा लें तो उसके लिए स्नातक की परीक्षा जरूरी, उपाधि जरूरी नहीं होनी चाहिए। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन होता है, जिसे 1956 में संसद के अधिनियम के द्वारा स्वायत्त बनाया जाता है। गठन तो हमारे 1953 में हो जाता है, लेकिन 56 में इसको स्वायत्तता मिल जाती है। अगला आता है 1952 में मुदालियार आयोग, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, शिक्षा को समवर्ती सूची के विषय पर सुझाव देता है। ये क्या कहता है, शिक्षा क्या होना चाहिए, समवर्ती सूची का विषय होना चाहिए, न कि हमारी जो संघ सूची का विषय या राज्य सूची का। ये कहते हैं कि हमारे समवर्ती सूची का विषय होना चाहिए। स्कूलें होनी चाहिए, लेकिन स्कूलें कैसे होनी चाहिए, बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन होना चाहिए और इसी के तहत 4 दिसंबर 1957 को हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का गठन किया जाना चाहिए। तो इन्होंने मुदालियार आयोग ने क्या कहा, प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन होना चाहिए और इसी के तहत क्या होता है, हमारे 4 दिसंबर 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का गठन कर दिया जाता है। फिर आता हमारा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने क्या कहा, इसने समान शिक्षा मतलब कॉमन स्कूल प्रणाली एवं शिक्षा नीति की सिफारिश की थी। इसने क्या कहा, इसने कहा 10+2+3 मतलब 10वीं तक कक्षा, फिर 12वीं की कक्षा, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन, इस तरह का प्रस्ताव दिया था। इन्होंने वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने कहा जो हमारे जीडीपी है, जीडीपी का कम से कम 6% का शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। जीडीपी का कितना, 6% हमारे शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। इसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आती है। ये क्या कहती है, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा की एक भाषा नीति बनाई जानी चाहिए।
हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा की त्रिभाषा नीति अपनाई जानी चाहिए, जिसमें क्या हमारे प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन पर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन पर इसने जोर दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 1986 आती है, जिसको संशोधित किया जाता है 1992 में। कब? 1992 में इसको संशोधित किया जाता है। और ये क्या कहती है? ये सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल को बढ़ावा देती है। और इन्होंने क्या है, जो हमारे 1992 में संशोधित हुई थी, इन्होंने नवोदय विद्यालय इनकी स्थापना पे जोर दिया। फिर नवोदय विद्यालय की स्थापना पे जोर दिया। फिर आती है हमारे सर्व शिक्षा अभियान 2001। इन्होंने 6 से 14 साल तक के बच्चे थे, इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की योजना की बात की। इन्होंने क्या कहा? 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की, सर्व शिक्षा अभियान 2001। फिर 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मतलब शिक्षा का अधिकार मतलब RTE, राइट टू एजुकेशन, वो अधिनियम पारित किया जाता है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानूनी अधिकार मिल जाता है। और इसके तहत 25% सीटें हमारे प्रत्येक जो सरकारी प्राइवेट स्कूल है, सरकारी के प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित रहेगी, जो गरीब बच्चे हैं उनको। और इनका भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा? सरकार के द्वारा। फिर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें एक सूत्र दिया जाता है 5-3-3-4, 5वीं, 8वीं, 11वीं और हमारी ग्रेजुएशन 4 साल की होनी चाहिए, ये कहा जाता है। फिर हमारे स्कूली शिक्षा में मल्टी डिसिप्लिनरी जो दृष्टिकोण है वो अपनाया जाना चाहिए। क्या इन्होंने कहा? स्कूल शिक्षा में मल्टी डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण अपनाया गया। कॉलेज में 4 साल का स्नातक कार्यक्रम शुरू किया गया। क्या इसने क्या कहा? कॉलेज में 4 साल का स्नातक कार्यक्रम शुरू किया गया। तो हमने इतने सारा जो विकास देखा शिक्षा का, तो ओवरऑल देखा निष्कर्ष के रूप में। तो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास ब्रिटिश काल से शुरू होकर स्वतंत्र भारत में विभिन्न नीतियों और सुधारों से आगे बढ़ा। वर्तमान में जो हमारी नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये क्या भारतीय शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास कर रही है। क्या भारतीय जो शिक्षा है उसको किस के अनुसार बनाना चाहती है? जो वैश्विक पैरामीटर है उनके अनुरूप बनाना चाहती है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक और व्यावसायिक प्रशिक्षण और समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक और व्यावसायिक प्रशिक्षण और समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जो आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास पर काफ़ी सारी बातें की, और लगभग सारी परीक्षाओं में इन्हीं से प्रश्न आते रहते हैं। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।